बहुत समय पहले की बात है। चंबल नदी के किनारे बसा गांव रामपुर। इसी गांव में राघव नाम का एक नौजवान किसान रहता था। राघव अपनी मेहनत और हिम्मत के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसके पास पुरखों की जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिसे वो अपने खून पसीने से सींचता था। उसके लिए उसकी जमीन सिर्फ एक टुकड़ा नहीं, बल्कि उसकी मां थी। राघव का संसार उसकी झोपड़ी में बसता था। उसकी पत्नी पार्वती गांव की सबसे सुंदर और सुशील स्त्रियों में से एक थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में एक शांत गहराई थी और उसके चेहरे पर संतोष का एक स्थायी भाव रहता था। वो राघव की हिम्मत थी, उसकी प्रेरणा थी। उनका 5 साल का बेटा था, शंकर, जिसकी तोतली बातों और खिलखिलाहट में राघव अपनी दिन भर की थकान भूल जाता था। राघव की बूढ़ी माँ केसर आंगन में बैठी चरखा काटती रहती और अपने बेटे बहू को दुआएं देती। गरीबी थी, पर घर में प्रेम और सम्मान का धन था। हर सुबह राघव अपने बैलों को लेकर खेत पर निकल जाता। वो जमीन से बातें करता, बादलों से बारिश की गुहार लगाता और अपनी मेहनत पर भरोसा रखता था। शाम को जब वो घर लौटता तो पारो गर्म रोटियां और छाछ लेकर उसका इंतजार करती। रात में वो शंकर को उन बहादुरों की कहानियां सुनाता जो अन्याय के आगे कभी नहीं झुके। उसे नहीं पता था कि एक दिन वो खुद एक ऐसी ही कहानी का हिस्सा बन जाएगा। रामपुर और आसपास के 20 गांवों पर जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह का राज चलता था। उसकी हवेली गांव के बाहर एक छोटी पहाड़ी पर बनी थी, जो किसी गिद्ध की तरह पूरे इलाके पर नजर रखती थी। विक्रम सिंह एक क्रूर और लालची आदमी था। उसके लिए गांव वाले सिर्फ कीड़े मकोड़े थे, जिनसे लगान और बेगार वसूलना उसका जन्मसिद्ध अधिकार था। ठाकुर के साथ मिला हुआ था थाने का दरोगा भानु प्रताप, एक भ्रष्ट और चापलूस अफसर जो ठाकुर के हर काले काम पर पर्दा डालता था। इन दोनों की जोड़ी ने इलाके में आतंक का माहौल बना रखा था। लगान की दरें आसमान छू रही थी और जो कोई आवाज उठाने की हिम्मत करता, उसे ठाकुर के लठैत बेरमी से कुचल देते थे। उस साल इंद्र देवता रूठ गए। बारिश की एक बूंद नहीं गिरी, जमीन फट गई, फसलें खेतों में ही जलकर राख हो गई। गांव पर अकाल की छाया मंडराने लगी। लोगों के घरों में अनाज का एक दाना नहीं बचा। बच्चे भूख से बिलख रहे थे, लेकिन ठाकुर विक्रम सिंह पर कोई असर नहीं हुआ। उसने मुनादी करवा दी कि लगान पूरा वसूला जाएगा, चाहे किसी को अपनी जमीन बेचनी पड़े या अपने बच्चे। गांव में हाहाकार मच गया। एक शाम गांव के बड़े बूढ़े राघव के पास आए। बेटा राघव, तुम ही कुछ करो, एक बूढ़े काका ने कहा। तुम पढ़े लिखे हो और हिम्मत वाले भी। तुम जाकर ठाकुर से बात करो, उससे कहो कि हम पर रहम करे, इस साल लगान माफ कर दे। राघव जानता था कि ये आग से खेलने जैसा है, लेकिन वो अपने गांव वालों को भूख से मरते हुए नहीं देख सकता था। उसने पारो की आंखों में चिंता देखी, पर उसने अपना फैसला कर लिया था। मैं जाऊंगा, उसने कहा। एक कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। अगली सुबह राघव गांव के कुछ लोगों के साथ ठाकुर की हवेली पहुंचा। हवेली के बाहर बंदूकधारी पहरा दे रहे थे। बहुत मिन्नतों के बाद उन्हें अंदर जाने की इजाजत मिली। ठाकुर विक्रम सिंह एक बड़े से तकिए के सहारे मसंद पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। उसके चारों तरफ उसके चमचे और लठैत खड़े थे। दरोगा भानु प्रताप भी एक कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा था। राघव ने हाथ जोड़कर कहा, ठाकुर साहब, हम गांव वाले एक विनती लेकर आए हैं। इस साल अकाल पड़ा है, सारी फसल बर्बाद हो गई है, लोगों के पास खाने को दाना नहीं है। कृपा करके इस साल का लगान माफ कर दीजिए। अगली फसल अच्छी हुई तो हम पाई पाई चुका देंगे। ठाकुर जोर से हंसा। उसकी हंसी किसी जानवर की गुर्राहट जैसी थी। लगान माफ कर दूं? तुम लोगों ने मुझे कोई धर्मशाला का मालिक समझ रखा है क्या? बारिश नहीं हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर? मेरे खर्चे कम नहीं होते, लेकिन मालिक, हम सच में मर जाएंगे। राघव ने कहा। उसकी आवाज में दर्द था। तो मर जाओ, ठाकुर चिल्लाया। तुम जैसे कीड़ों के जीने मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लगान तो देना ही होगा, और अगर कल शाम तक लगान जमा नहीं हुआ तो मैं तुम सबकी जमीनें छीन लूंगा। ये सुनकर राघव का खून खौल गया। उसने कहा, ये अन्याय है ठाकुर साहब, आप हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। अन्याय? ठाकुर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। तू मुझे सिखाएगा न्याय? तेरी इतनी हिम्मत? उसने अपने सबसे खूंखार लठैत हीरा सिंह को इशारा किया। हीरा, इस किसान को जरा हवेली के मेहमानवाजी का स्वाद चखाओ। हीरा सिंह और उसके साथियों ने राघव को घसीटना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे जमीन पर गिराकर लाठियों और जूतों से मारना शुरू कर दिया। गांव वाले डर के मारे कांप रहे थे। मार खाने के बाद राघव को घसीटकर बाहर फेंक दिया गया। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन उससे ज्यादा दर्द उसके दिल में था। अपमान की आग में जल रहा था। उसने हवेली की ओर देखा और मन ही मन कसम खाई,
इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। राघव लंगड़ाता हुआ घर पहुंचा। उसे इस हालत में देखकर पारो और माँ केसर के होश उड़ गए। पारो ने रोते रोते उसके घावों पर हल्दी का लेप लगाया। मैंने कहा था मत जाओ, वो सिसक रही थी। ये लोग राक्षस हैं। राघव कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, तूफान से पहले की खामोशी। अगले दिन जैसा कि ठाकुर ने कहा था, उसके लठैत लगान वसूलने गांव में आध धमके। वे लोगों के घरों में घुसकर जो कुछ भी मिल रहा था उठा रहे थे, बर्तन, जानवर, यहाँ तक कि औरतों के गहने भी। जब वे राघव के घर पहुंचे तो हीरा सिंह ने पारो का हाथ पकड़ लिया। तेरे पति ने ठाकुर साहब के सामने बहुत जुबान चलाई थी, इसका हर्जाना तो तुझे भरना पड़ेगा, उसने कहा और पारो को अपनी ओर खींचने लगा। ये देखकर राघव के भीतर का ज्वालामुखी फट पड़ा। वो भूल गया कि वह एक साधारण किसान है। वो भूल गया कि उसके हाथ खाली है। वो एक घायल शेर की तरह हीरा सिंह पर टूट पड़ा। हीरा सिंह एक चीख के साथ वही ढेर हो गया। ये देखकर बाकी लठैत हैरान रह गए। उन्हें संभलने का मौका मिलता उससे पहले ही राघव ने दूसरे लठैत पर भी हमला कर दिया। गांव वाले जो अब तक डरे समे थे, राघव की हिम्मत देखकर उनमें भी जोश भर गया। वे भी लाठियां और दरांती लेकर ठाकुर के आदमियों पर टूट पड़े। भगदड़ मच गई। ठाकुर के लठैत अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए, लेकिन राघव जानता था कि उसने क्या कर दिया है। उसने ठाकुर के सबसे खास आदमी को मार दिया था। अब पुलिस आएगी और उसे फांसी हो जाएगी।